तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोब्लेस के एपिसोड 1 से लेकर 7 तक। इसके पहले के जो ओवा हैं और जो स्टोरी है और जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है वो हम पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा इतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। तो अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है हमारी तो पहले उसको देख कर आइए, वरना ये समझ में नहीं आएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो ताकि आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो अब बहुत हो गई बातें, अब हम शुरू करते हैं अपनी मेन वीडियो को इस इंट्रो के बाद। तो D5 के मेंबर्स जो होते हैं वो अपना मिशन कंप्लीट कर रहे होते हैं किसी जगह के ऊपर, और उस जगह पे मिशन कंप्लीट होने के बाद में जो क्रांस होता है यानी कि उनका लीडर, वो बोलता है कि अब हमें हमारा अगला मिशन कंप्लीट करना है जो कि जापान में होगा। अब शिनबू और मानवू स्कूल जा रहे होते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि M21 वहाँ पे गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। शिनबू का हाथ टूट चुका था तो उसके ऊपर प्लास्टर बंधा हुआ होता है, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं होता है कि उनके साथ में असल में क्या हुआ था। फिर फ्रैंकेस्टाइन बताता है कि मेरा माइंड कंट्रोल बहुत सही काम कर रहा है उन लोगों के ऊपर, उनको कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था। लेकिन फ्रैंकेस्टाइन खुद याद करता है कि M21 से उसकी क्या बात हुई थी। तो M21 बताता है कि वो यूनियन में काम करता है जहाँ पे सुपर ह्यूमंस बनाए जाते हैं, यानी कि हम जैसे मॉन्स्टर्स बनाए जाते हैं मॉडिफाई करके। लेकिन क्योंकि अब मैंने यूनियन को धोखा दे दिया है, अब मैं उनके पास वापस नहीं जा सकता हूँ और मुझे अब ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो फ्रैंकेस्टाइन बोलता है क्यों ना तुम हमारे साथ में ही काम करने लग जाओ। अब राय और बाकी के लोग अपने स्कूल लाइफ को फिर से कंटिन्यू कर रहे थे नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों जानते हैं कि नॉर्मल तो नहीं रहने वाला है। अब जो M21 और फ्रैंकेस्टाइन होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कैसे ह्यूमंस चेंज हो चुके हैं, कितने ज़्यादा बदल चुके हैं, पहले से फ्रेंडली हो चुके हैं, और जो बाकी के बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल लाइफ को कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं। लेकिन जो M21 होता है वो बाकी बच्चों के साथ में बॉन्डिंग करना शुरू कर चुका होता है, टीचर्स के साथ में बॉन्डिंग करना शुरू कर चुका होता है। उसको थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आदमी आता है और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है बच्चों के साथ में, और उसके जो साथी होते हैं वो बाकी के स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे होते हैं। तब वो बूढ़ा गार्ड उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर होता है उसके सामने, ऑब्वियस सी बात है ये। और फिर वहाँ हमारा हीरो शिनबू आता है, लेकिन उसके हाथ में प्लास्टर होता है तो वो ठीक से लड़ भी नहीं पाता है। लेकिन वो हट्टा कट्टा आदमी बताता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा है। फिर उसको याद आता है कि छेड़ने की जगह पे उसने असल में उसकी हेल्प करी थी, लेकिन उस आदमी को समझ में नहीं आता है कि उसने उसकी हेल्प करी थी, तो उसको मारना शुरू कर देता है। अब हाथ के ऊपर प्लास्टर होने के कारण वो ठीक से लड़ नहीं पाता है और ऑब्वियस सी बात है मार खा रहा होता है। और जो M21 होता है वो सब कुछ देख तो रहा होता है, उसको बुरा भी लगता है, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता सबके सामने। फिर वहाँ पर राय आता है और राय उसको घूरना शुरू कर देता है। M21 मजबूर हो जाता है और उसको बाहर निकलना पड़ता है और वहाँ पर जाके लड़ाई करना पड़ता है। लड़ाई के दौरान उस आदमी को समझ में आ जाता है कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी जो M21 होता है वो उसको मारता है और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। M21 को शाम के टाइम पे याद आ रहा होता है कि कैसे उसको ज़बरदस्ती मॉडिफाइड ह्यूमन बनाया गया था और उसको वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और जो उसने प्रॉमिस करा था M24 को वो भी याद आ रहा होता है कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी पता करनी होगी किसी भी तरीके से। तभी वहाँ फ्रैंकेस्टाइन आता है और M21 पूछता है कि मैं तुम्हारी जो हेल्प बोलोगे वो हेल्प करूँगा, लेकिन मुझे मेरा प्रॉमिस पूरा कर लेना देना प्लीज़। तो फ्रैंकेस्टाइन बोलता है कि तुम मेरे यहाँ पे नौकरी करते हो सिर्फ, उसके बाद में तुम क्या करते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जो करना है करो, तुम अपनी मर्जी के मान लो कि तुम मेरे नौकर नहीं हो। तो ये बात सुन के जो M21 होता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है और उसको अंदर से खुशी भी होती है। अब D5 के मेंबर जापान आ चुके हैं और उनको थोड़ा सा हैरानी होती है कि हमारा अगला मिशन इस जगह पे मतलब इतनी बड़ी सिटी में है, और जो रेजेस और सीरा होते हैं वो लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कॉफिन्स के बारे में सेम टाइम पे। तो वो लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे डिजास्टर हुआ था और उनको देख के क्लियरली समझ में आ जाता है कि यहाँ पे सुपरनेचुरल फाइट हुई थी, लेकिन ह्यूमंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मास मर्डर हुआ था किसी साइकोपैथ के कारण। तो उनको ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे होते हैं। अब उन दोनों को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए यहाँ पे कहीं पे मतलब स्टूडेंट की तरह जीना होगा, तो वो लोग एक स्कूल ज्वाइन करते हैं जो कि सेम स्कूल होता है जहाँ पर राय और बाकी के लोग जाते हैं। तो वहाँ पर उनको M21 मिलता है और M21 बोलता है कि जल्दी से अंदर जाओ स्टूडेंट समझ के, और फिर जो रेजेस और सीरा होते हैं वो उसको अपनी आंखों से माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जो M21 होता है वो समझ जाता है कि ये आंखें तो बिल्कुल राय की आंखें की तरह है, मतलब ये ह्यूमंस नहीं है। तो वो उनको फिर भी अंदर लेके जाता है
फिर अंदर जाके डायरेक्टर के रूम में यानी कि फ्रैंकेस्टाइन के रूम में जाके वो उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि फ्रैंकेस्टाइन खुद एक नोबल है तो वो हिप्नोटाइज नहीं होगा। फिर वो हिप्नोटाइज होने की एक्टिंग करता है और वो उनको एडमिशन दे देता है स्कूल के अंदर। अब रेजिस और सीरा अब सेम क्लास में होते हैं जिस क्लास के अंदर शिनवू और बाकी के लोग होते हैं, और शिनवू को जिम्मेदारी मिलती है कि रेजिस और सीरा को जापानीज ट्रेडिशन सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग फॉरेनर्स थे। अब रेजिस राय को देखता है और उसका ऑरा देख के वो समझ जाता है कि इसमें ह्यूमन से ज्यादा पावर है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो नोबलेस है। रेजिस अपनी नजरें गड़ाए होता है राय के ऊपर कि कुछ पता चले इसके बारे में कि ये क्या सोचता है, कैसे रहता है, क्या करता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया था क्या चल रहा होता है। फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों ना आज हम लोग राय के घर पे इकट्ठे हों सभी के सभी। राय बोलता है ठीक है, और जो मानाबू होता है उसको सीरा पसंद आने लग जाती है। अब फ्रैंकेस्टाइन और M21 कार में बात कर रहे होते हैं और M21 पूछता है कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग मतलब ह्यूमंस तो हो नहीं, ऑब्वियस सी बात है ये। तो फ्रैंकेस्टाइन को समझाता है कि नोबल्स और नोबलेस के बीच का डिफरेंस और मतलब क्या होते हैं वो लोग, मतलब पूरी हिस्ट्री समझाता है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ पहले ही। वो सब लोग वहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं और फ्रैंकेस्टाइन भी घर पे आ चुका होता है और वो घर के काम करना शुरू कर देता है। और तब शिनवू को पता चलता है कि जो अपना गार्ड है यानी कि M21 है वो भी वहीं पे रहता है, और वो अनाउंसमेंट करता है कि सीरा और रेजिस को कहीं घर नहीं मिला है अभी तक, तो क्यों ना वो लोग भी राय के साथ में रहने लग जाएं यहीं पे। और फ्रैंकेस्टाइन बड़े शौक में बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले दिन रेजिस और सीरा बात कर रहे होते हैं और सीरा बताती है कि जो M21 है वो मॉडिफाइड ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं है। मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना है। तो रेजिस बोलता है मैं उसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ और उससे मिलता है, और जो M21 होता है वो बोलता है कि हमें स्कूल के बाहर ये सारे काम करने चाहिए, स्कूल के अंदर ये सारे काम अच्छे नहीं लगते। अब बचे हुए राय और बाकी के लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो गुंडे वापस आते हैं और राय के गर्दन पे चाकू रखते हैं और शिनवू को मजबूर करते हैं कि तुम सभी लोगों को हमारे साथ में चलना होगा, और मजबूरी में लोगों को जाना ही पड़ता है। अब जो रेजिस होता है वो M21 से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन M21 भी बहुत बड़ा वाला होता है, वो भी एक्टिंग करना शुरू कर देता है कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या है ये सब कुछ, और रेजिस उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसको उकसाता है, और M21 भी लड़ाई करने पे आ जाता है। उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है और ऑब्वियस सी बात है M21 हार रहा होता है क्योंकि रेजिस काफी पावरफुल होता है, और रेजिस जो होता है उसको पास में सीरा का सिग्नल आता है और सीरा उससे बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पे कुछ परेशानी में आ गए, जल्दी से यहाँ पर आओ। शिनवू सब लोगों को हरा देता है अकेले ही, लेकिन वहाँ पे जो उनका लीडर बैठा हुआ होता है वो गन निकाल देता है, और जो M21 होता है वहाँ पे पहुंचा ही होता है और उसको बचाने की मजबूरी आ जाती है, तो वो उससे गन वाले को मारता है और शिनवू को बचा लेता है और लड़ाई रुकवाने की कोशिश करता है। जो रेजिस होता है उसको M21 तो बिल्कुल पसंद आया नहीं होता है, तो वो उससे बड़े चिढ़ते हुए बात करता है, और डिनर के टाइम पे भी उससे बड़े अजीब तरीके से बात कर रहा होता है, और उसको लगता है कि इन ह्यूमंस को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो फ्रैंकेस्टाइन को बोलता है कि सारी बातें भूल जाओ, और फ्रैंकेस्टाइन बोलता है ठीक है, लेकिन राय को देख के उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरा माइंड कंट्रोल सुबह काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कुछ याद भी है, तो कुछ पता भी है कि नहीं पता है। टाओ जापान के सिस्टम को हैक कर रहा होता है और उसको पता चलता है कि लास्ट मिशन जो कॉफिन्स के बारे में मिला था वो M21 और M24 को मिला था, और इसी बारे में वो लोग आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब जो शिनवू होता है उसको लगता है कि मानाबू को लड़के पसंद है, लड़कियां पसंद नहीं है, और ये चीज देख के वो बहुत शॉक हो जाता है। अब फ्रैंकेस्टाइन बोलता है कि हमें पता करना चाहिए कि रेजिस और सीरा चाहते हैं क्या है असल में, वो लोग कुछ ज्यादा ही तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं अभी के समय पे। और जो मानाबू होता है वो अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा होता है, और साथ में जो शिनवू होता है वो उसको परेशान करने की कोशिश करता है, मतलब उसको ये पता करने की कोशिश करता है कि उसको लड़के पसंद है कि लड़कियां पसंद है, और वो खाना बनाने के लिए चला जाता है अंदर शिनवू उसके बाद में। और जो टाओ होता है किसी सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है, और वो सर्वर मानाबू के अंकल का होता है। अब मानाबू उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और टाओ भी पूरी कोशिश कर रहा होता है उसको हैक करने की। उन दोनों को बहुत मजा आने लग जाता है, लेकिन तभी शिनवू खाना लेके आ रहा होता है और वो वायर पे पाँव रख देता है, और जो वायर होती है वो मानाबू के लैपटॉप से निकल जाती है, जिस कारण से कुछ प्रॉब्लम आती है और दोनों की हैकिंग रुक जाती है। अब मानाबू को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, तो वो उठ के चला जाता है वहां से। फिर शिनवू लैपटॉप पे देखता है कि ये कर क्या रहा था, और उसको किसी की चैटिंग दिखाई देती है जो कि टाओ ने मैसेज भेजे होते हैं। अब वो टाओ से बात करते टाइम उसको समझ में आ जाता है कि ये लड़का है और ये उससे बड़ा है, तो ये चीज देख के उसका और शक बढ़ जाता है कि उसको लड़के पसंद है।
फिर टाओ बताता है कि अभी के रिसेंट कैमरा के अकॉर्डिंग जो M21 है वो जिंदा है, लेकिन M24 का कोई सुराग नहीं मिला है। तो बाकी के लोग बोलते हैं कि हम लोग अब M21 को टारगेट करेंगे और हमें पता करना होगा कि उसको क्या क्या नॉलेज है कॉफिन्स के बारे में। अब हैमर और शार्क M21 को लेने जाते हैं और उसको उकसाने की कोशिश करते ताकि इसके साथ लड़ाई कर सके और इसके साथ मजे कर सके थोड़े बहुत। अब M21 भी उकसावे में आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जो DA5 के मेंबर्स हैं वो काफी ज्यादा एलाइट है, तो M21 उनके आगे कुछ भी नहीं लगेगा और वो बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। और तभी रेजिस और सीरा वहां पे आ जाते हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन M21 को लगता है कि ये दोनों को चोट लग जाएगी, तो वो उन दोनों के सामने आ जाता है और मार खाना शुरू कर देता है। तभी वहां पर क्रांस आता है और बोलता है कि M21 हमारे साथ में एक बार में चलो, वरना किसी के साथ में भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो वो मजबूरी में चला जाता है उनके साथ और रेजिस और सीरा को लगता है कि ये लोग आपस में दोस्त हैं और जो M21 है वो किसी मिशन के ऊपर है। अब टाओ फिर से अटैक करता है उसके सर्वर के ऊपर और शिनवू उसको फिर से रोकता है और वो दोनों फिर से मजे करने लग जाते हैं। उसके बाद में फ्रैंकेस्टाइन रेजिस और सीरा से पूछता है कि M21 कहाँ पर है, लेकिन रेजिस मना कर देता है कि मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ पर है, मुझे नहीं मतलब उससे कुछ भी। और सीरा बोलती है कि हमें लगता है कि वो उसके दोस्तों के साथ चला गया है। और फिर उसके बाद में सब लोग चुप हो जाते हैं और जो क्रांस और बाकी के लोग होते हैं वो M21 को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो कॉफिन का लोकेशन बता दे उन लोगों को, लेकिन जो M21 होता है वो बोलता है मेरी कुछ डिमांड्स है, पहले उनको पूरा करो, उसके बाद में ही मैं कुछ बता पाऊंगा तुम्हें। ये सुनकर शार्क तो उसको मारना शुरू कर देता है, लेकिन टाकियो पानी की बोतल लेकर आता है और बोलता है कि हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। और जो क्रांस होता है वो बोलता है चलो ठीक है मैंने मान लिया। और फिर वो बोलता है तुम्हारी डिमांड क्या है, तो जो M21 होता है वो बताता है कि हमें हमारी असली आइडेंटिटी जाननी है। और फिर वो बोलता है कि टाओ जो है वो आसानी से हैक करके बता सकता है हमें, तो उसको बोलो कि वो मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे मुझे। अब शिनवू और मानाबू दूसरी तरफ पर रेजिस की टांग खींच रहे होते हैं कि उसको वो गार्ड बड़ा पसंद है, लेकिन मानाबू को तभी एक ऑफलाइन मीटिंग का इन्विटेशन आता है टाओ की तरफ से और उसको जाना पड़ता है। शिनवू की हेल्प करने के लिए मानाबू की जगह पे सीरा चली जाती है उसकी शॉपिंग में हेल्प करने के लिए। अब जो शिनवू होता है वो गलियों के पास से निकल रहा होता है, उसको एक गली के अंदर दिखाई देता है कि एक आदमी को मार पड़ रही है और वो असल में टाकियो होता है। तो शिनवू उसको बचाने पहुंच जाता है और टाकियो भी ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो बहुत बड़ी परेशानी में था। टाकियो उससे बात करना शुरू करता है नॉर्मली और उसके बाद में वो लोग मतलब एक जगह पहुंचते हैं और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और शिनवू और सीरा उनके घर के लिए निकल चुके होते हैं। टाओ की मीटिंग बहुत अच्छी चल रही थी मानाबू के साथ में और उसको मिलने के बाद में कुछ अपने इमोशंस के बारे में पता चलता है और फिर वो टाकियो को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी बहन को ढूंढना है ना, तो एक काम करो, मैं अपने इस मिशन के बाद में कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी बहन की जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके तो मैं दे सकूं। अब जो शार्क होता है वो फिर से M21 को टॉर्चर कर रहा होता है और टाकियो बोलता है कि हमने उसकी डिमांड्स को कंसिडर कर लिया है तो उसको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। और जो शार्क होता है वो बोलता है कि तुम तो बहुत बड़े बुजदिल हो, तुमसे किसी को मारते नहीं बनता है और जितने भी तुमने औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ा है ना, मैंने उन सभी को मार डाला है। ये सब देख के टाकियो को बहुत गुस्सा आता है और वो शार्क के ऊपर अपनी गन तान देता है और शार्क भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। अब शिनवू और बाकी लोग तैयारी कर रहे होते हैं राय के घर पर जाने की और तभी वहां से रेजिस गायब हो जाता है, शार्क के पास में चला जाता है और शार्क से लड़ाई करना शुरू कर देता है और शार्क बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता है, लेकिन शार्क जो होता है वो DA5 की स्पेशल पिल का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। अब इसके बाद में रेजिस सीरियस हो जाता है थोड़ा सा और उससे अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। तभी हैमर बोलता है कि इधर भी देखो थोड़ा, और हैमर के पास में शिनवू और मानाबू होते हैं। उन दोनों को देख के रेजिस रुक जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में चलने को तैयार हूँ। अब शार्क M21 को ब्लैकमेल करता है कि डिमांड्स के बिना हमें सब कुछ बताओ वरना हम इन बच्चों को मार डालेंगे। और M21 रेजिस और बाकी के लोगों को बंधा हुआ देखकर कमजोर सा हो जाता है, लेकिन वो बोलता है मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम इनको चाहो तो मार दो। ये सब सुन के रेजिस का दिमाग खराब हो जाता है। अब जो सीरा होती है उसके पास में सिग्नल जाता है कि रेजिस खतरे में है, तो वो राय और फ्रैंकेस्टाइन को बोलती है कि मैं रेजिस को बचाने जा रही हूँ, हम दोनों के बीच में एक लिंक है जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन कब खतरे में है। और बोलती है तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी तो प्लीज मुझे जाने दो, और वो वहां से चली जाती है। अब शार्क बोलता है कि इस लड़के को मिसअंडरस्टैंड मत करना क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि इसने मुझे डी पिल के साथ में भी हरा दिया था। और ये सब सुन के सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। अब इस सब के बीच में शिनवू और मानाबू को होश आता है और वो देखते हैं कि आसपास कुछ अजीब चल रहा है, तो शिनवू चिल्ला चोट करना शुरू कर देता है और शार्क उसको मारने की धमकी देता है। तभी ताकियो उसको बचाने आ जाता है और शार्क उसको धक्का दे देता है।
फिर शिनवू देखता है कि तो ताकियो है, तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सेम टाइम पे जो मानाबू होता है वो देखता है कि टाओ भी वहाँ पर है, तो उनको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। सीरा रास्ते में होती है उनको बचाने के, और राय और फ्रैंकेस्टाइन भी उसका पीछा करते हुए जा रहे होते हैं। फिर शिनवू और मानाबू नोटिस करते हैं कि वहाँ पर उनका सिक्योरिटी गार्ड भी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता वो यहाँ पे कर क्या रहा है, तो उससे क्वेश्चंस करते हैं वो लोग, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। फिर शार्क क्रांस से पूछता है कि क्या मैं इनको मार सकता हूँ, क्योंकि अब इनको बहुत कुछ पता चल चुका है हमारे बारे में, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हम किसी भी प्रूफ को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तब टाओ बीच में बोलता है कि हम इनको मारने की ज़रूरत नहीं है, हम इनकी मेमोरी इरेज करके इनको ज़िंदा छोड़ सकते हैं, लेकिन शार्क मना कर देता है। वो बोलता है कि हमें इनको मारना ही होगा। अब जो शार्क होता है वो शिनवू से शुरू करता है मारना, लेकिन रेजिस बीच में आ जाता है, तो शार्क को गुस्सा आता है उसके ऊपर, और क्योंकि रेजिस बंधा हुआ होता है तो वो कुछ कर नहीं पाता है और शार्क उसको बहुत मारता है। अब जो सीरा होती है वो किसी बिल्डिंग के वहाँ पर पहुँचती है और उसको हैमर दिखता है। हैमर उससे लड़ाई शुरू कर देता है, और एक्सप्लोजन्स की आवाज़ से सबको पता चल जाता है कि हैमर किसी परेशानी में है। तो क्रांस बोलता है कि ताकियो उसकी जाके हेल्प करो। ताकियो हैमर को बैकअप करने जाता है, और वहीं पर M21 बोलता है कि अगर तुम इन बच्चों को जिंदा छोड़ दोगे, जैसे कि तुम लोगों ने बोला है मेमोरीज इरेज करके जिंदा छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जितनी भी मुझे पता है। लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा होता है, और उसको अपने कॉमरेड M24 की याद आती है, और वो शिनवू को बचाने के लिए पहुंच जाता है। ताकियो हैमर को बैकअप करने के लिए निकलता तो है, लेकिन उनको रास्ते में राय और फ्रैंकेस्टाइन मिल जाते हैं, तो फ्रैंकेस्टाइन ताकियो से लड़ाई करना शुरू कर देता है, और नीचे M24 और शार्क लड़ाई कर रहे होते हैं। लड़ाई के बीच में M21 रेजिस को बोलता है कि अब सब तुम्हारे ऊपर है, और रेजिस समझ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। रेजिस अपनी ताकत से अपने आप को आज़ाद करवा लेता है और लड़ाई शुरू कर देता है, और ऊपर ताकियो अपनी डी पिल ले लेता है, और नीचे शार्क भी अपनी डी पिल ले लेता है। लेकिन शार्क जो होता है वो फिर भी रेजिस को हरा नहीं पाता है, तो जो क्रांस होता है वो बीच में आता है और अपनी डी पिल ले लेता है। अब क्रांस सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है उन सभी में, तो वो डी पिल ले रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो जैसे ही वो डी पिल लेता है, उसके बाद में वो शार्क के पेट पे अपना हाथ डालता है और उसकी एनर्जी को भी अपने अंदर सोख लेता है, और वो बताता है कि ये डी पिल तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है, तुम्हारी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर करने के लिए है। अब उतनी एनर्जी अपने अंदर लेने के बाद में रेजिस की कोई चांस ही नहीं बनता है कि वो उसके आगे जीत सके, तो वो बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर राय पहुंच जाता है। फ्रैंकेस्टाइन ताकियो के सामने जीत नहीं पा रहा होता है, तो वो बिना राय की परमिशन से अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करना शुरू कर देता है, और जो सीरा होती है वो भी अपना स्पेशल हथियार यानी ग्रेम रीपर का साइथ का यूज करती है, और हैमर को वहीं के वहीं पर मार डालती है। अब जो ताकियो होता है वो फ्रैंकेस्टाइन के सामने टिक तो नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसकी बहन से मिलने की इच्छा में वो हार नहीं मानता है और लड़ता रहता है। अब नीचे क्रांस भी राय को हरा नहीं पा रहा होता है, तो वो टाओ को बोलता है कि तुम भी डी पिल लो ताकि मैं तुम्हारी एनर्जी भी अपने अंदर ले लूं। तो टाओ मान जाता है कि ठीक है, क्योंकि ये मेरा फेट है, मैंने यूनियन ज्वाइन करा तो मुझे ऐसे ही मरना होगा। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें इन बच्चों को जिंदा छोड़ना होगा। तो क्रांस उसको पकड़ता है, वो बोलता है सबसे पहले मैं उस राय को मारूंगा, उसके बाद में मैं इन बच्चों को मार डालूंगा। ये सुनकर टाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बचकर उसी के अगेंस्ट हो जाता है। अब ऊपर फ्रैंकेस्टाइन अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करता है और ताकियो हार जाता है। उस चीज को होते हुए सीरा अपने सामने देख रही होती है, तो वो उसके पास पहुंचती है और पहचान जाती है कि जो फ्रैंकेस्टाइन है वो असल में ह्यूमन नहीं है। और फिर जो ताकियो होता है वो बोलता है कि अब मेरी डेथ होने वाली है, तो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, नीचे जो बच्चे हैं उनको बचा लो मेरे लिए प्लीज। और ये सुनकर फ्रैंकेस्टाइन उसकी जान नहीं लेता है। नीचे क्रांस टाओ की जान लेने वाला होता है, और जो शिनवू और मानाबू होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं राय से कि वो प्लीज टाओ को बचा लें, और राय उसको बचाता है। और फिर शिनवू और मानाबू को बोलता है कि हम दोनों के बीच में रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर क्रांस पूरी कोशिश करता है राय को हराने की, लेकिन राय उसको अपने स्पेशल अटैक से मार डालता है। फिर ताकियो की नींद खुलती है और वो देखता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। उसके बाद में सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और मजाक मस्ती से डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ें, जैसे ये कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। और उसके बाद में जो M21 होता है वो रिग्रेट कर रहा होता है कि मैं वीक क्यों हूँ। तब वहाँ पर राय आता है और बोलता है कि तुम कभी वीक नहीं थे, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बस तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ट्रू पावर। फिर उसके बाद में जो राय होता है वो उसके ब्लड की एक ड्रॉप लेता है, उसको अपनी बॉडी से अटैच करता है और जो M21 की ओरिजिनल पावर होती है उसको अवेकन करता है। और फिर बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल पावर दिखाई है थोड़े समय के लिए, अगर तुम कोशिश करो तो तुम अपनी ओरिजिनल पावर को एक्सेस कर सकते हो एक समय पर।
अब टाओ टाकियो को बताता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर के बारे में पता करा और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारी सिस्टर कभी थी ही नहीं। जो यूनियन है उनने तुम्हारी मेमोरी को अल्टर कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया है ताकि तुम हमारे लिए काम कर सको। ये सुनकर टाकियो का विश्वास उठ गया दुनिया से और वो बोलता है कि अब मैं किसी चीज़ के लिए जिंदा क्यों रहूँगा, और वो बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर टाओ बोलता है कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी है और अपने आप को डेड बता दिया है यूनियन की इन्फॉर्मेशन के अंदर। और फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि हमें तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनना है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वैसे M21 मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी निकाली थी यूनियन के डेटाबेस में से, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला वहाँ पर, ना ही किसी और के बारे में। तब जो M21 होता है वो बोलता है कि तुमने जैसे मुझे जगह दी है फ्रैंकेस्टाइन, प्लीज़ तुम इन लोगों को भी जगह दो अपने घर के अंदर। और फ्रैंकेस्टाइन मान जाता है। वो बोलता है कि ये तुम्हारा भी घर है तो तुम्हें भी हक है डिसाइड करना है कि कौन घर के अंदर रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो वो लोग अलाउ कर देते हैं टाकियो और टाओ को भी साथ में रहने के लिए। अब जो शिनवू होता है वो अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू कर रहा होता है और मानाबू भी कर रहा होता है, लेकिन उनकी मेमोरी इस बार उनके साथ में है। और वो लोग स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि जो टाकियो और टाओ हैं उनने भी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे जॉब ले ली है। और जो शिनवू है उसको थोड़ा सा अकेलापन लगता है क्योंकि उसके पास में कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, तो वो मानाबू से हेल्प मांगता है ताकि वो उसको कोई गर्लफ्रेंड बनवा सके। और फिर वो बताता है कि उसको सीरा पसंद है। फिर वो लोग जाते हैं बाकी लोगों के पास में, यानी कि M21 ताकियो और टाओ के पास में, और बोलते हैं कि शिनवू बहुत अकेला फील कर रहा है, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए। तब सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, उसको मना करने की कोशिश करते हैं कि हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कर दो। और जब वो लोग मना करने की कोशिश करते हैं तब वहाँ पर राय आता है और बोलता है कि मेरी भी सेम रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ तुम लोग इनकी मदद कर दो। फिर राय की रिक्वेस्ट के कारण वो लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं सीख पा रहा होता है। फिर वो लोग रेजिस के पास जाते हैं ताकि रेजिस कुछ बता सके, लेकिन वो नहीं बताता है। उल्टा M21 और रेजिस की लड़ाई शुरू हो जाती है वहाँ पर। फिर जो शिनवू होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन फिर राय बोलता है कि तुम उसकी हेल्प करोगे, और रेजिस बोलता है ठीक है मैं उसकी हेल्प करूँगा, और वो उसको लव लेटर लिखने के लिए बोलता है। लेकिन जो शिनवू होता है वो लव लेटर नहीं लिख पाता है और वो उस लेटर को वहाँ से फेंक देता है। अब जो टाओ होता है वो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कोई स्पोर्ट खेलें और शिनवू को उस स्पोर्ट के अंदर बहुत कूल दिखाएं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे। बास्केटबॉल खेलते टाइम पे गेम कुछ ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और सब लोग अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं। और आखिरी में जब शिनवू अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करता है राय की हेल्प से, तब वहाँ पर टाकियो आ जाता है बीच में और अपने आप को कूल दिखा देता है। और जो शिनवू है वो आखिर में हार मान लेता है, बोलता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर सीरा आ जाती है और उसको वो लव लेटर दिखाती है और बोलती है कि इट्स नेचुरल कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही आके मुझसे बात करनी चाहिए थी। ऐसे लेटर वेटर लिख के या फिर किसी और पर्सन के थ्रू मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो बोलती है कि तुम्हें डायरेक्टर के घर पे आना है ना, तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो। अब वो लोग साथ में डायरेक्टर के घर पे जाते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ पे कुछ अच्छी मस्ती वस्ती करेंगे, लेकिन वहाँ पर डायरेक्टर यानी कि फ्रैंकेस्टाइन बोलता है कि शिनवू और मानाबू हमें तुम्हारी मेमोरीज को इरेज करना होगा। वो दोनों बहुत चौंक जाते हैं और उनके अगेंस्ट में बोलने लग जाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा वैसा। लेकिन फ्रैंकेस्टाइन और राय कोई नहीं मानता उनकी बात को। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी सिर्फ मेमोरी को अल्टर कर देंगे, यानी कि जो खतरनाक वाला हिस्सा है सिर्फ उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे कुछ और बोल देंगे कि तुमने ऐसा ऐसा कहा था इतने दिनों में। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम बोलते हो तो ठीक है, लेकिन हमारी जो इमोशंस हैं वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए तुम लोगों के लिए। तो वो लोग मान जाते हैं और उनकी मेमोरीज को भुला देते हैं और वो दोनों अगले दिन से सब कुछ भूल चुके होते हैं और नॉर्मल लाइफ शुरू कर देते हैं अपनी वापस से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। वैसे मैं पहले ही बता दूं मैंने 7th एपिसोड को थोड़ा लाइटली समझाया है क्योंकि उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए कमेंट सेक्शन में आके हेट ना करें कि आपने ये नहीं समझाया, आपने ये वाला हिस्सा कवर नहीं करा है, क्योंकि वो हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दे, और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा की इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।